हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो जैसा कि नर्सरी की क्लासेस चल रही हैं, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक आज का है ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेजिंग नर्सरी। पिछले वीडियो में हमने नर्सरी की डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस मैंने कंप्लीट करवा लिया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। इससे आप इजली नर्सरी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। और इस चैनल की और इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि इसके साथ साथ अगर आप इसे स्टडी करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको साथ साथ अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी कुछ दिक्कतें नहीं मिलेंगी और काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और वीडियो के साथ साथ आप इसको पॉज करके अपने नोट्स को नोट कर सकते हैं और अच्छी खासी नोटबुक आपकी तैयार हो सकती है। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेजिंग नर्सरी ही करेंगे, यानी कि नर्सरी के फ़ायदे क्या क्या हैं, नर्सरी को उगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में और उनके क्या उद्देश्य है, उनके पीछे का क्या ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें इसमें पता चलेंगी। और काफ़ी मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, जिससे कि आपको याद करने में और नोट कराने में अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका, टू प्रिपेयर हेल्दी एंड वाइग्रस स्टॉक। अब देखिए, अगर नर्सरी में कोई प्लांटिंग हो रही है, कोई सीडलिंग है वहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वहाँ पे अच्छा खासा स्टाफ इंस्पेक्शन होता रहता है, और इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी वहाँ पे इतनी टाइम पे इंस्पेक्शन होते रहता है। और अगर कोई डिजीज़ या इस तरीके की वहाँ पे नज़र आती है तो उस चीज़ को वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे कि क्या होगा, प्लांट फ्री फ्रॉम ऑफ डिजीज़ वाला ग्रो होगा, सीडलिंग जो होगी वो ग्रो होगी, और एक हेल्दी सीडलिंग आपकी वहाँ पे ग्रो हो सकती है, जिससे कि बाद में अच्छा खासा आउटकम मिल सकता है। उस प्लांट को बाद में कहीं पे भी प्लांट कर किया जाए तो अच्छा सा एक आउटकम मिल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर हो गया। फिर सेकेंड है, टू प्रिपेयर सीडलिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पब्लिक हु हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द टेक्निक ऑफ रेजिंग प्लांट्स। देखिए, अब कोई एक एरिया में नर्सरी है, तो नर्सरी के लिए क्या होगा कि अब उनको छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, सभी को ऐसा नहीं पता होता कि हर एक प्लांट्स या हर एक स्पीसीज़ के लिए अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है, अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है। तो उसकी मैनेज जो जो टेक्निक होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ऐसा नहीं पता होता है कि इसकी कोर नीड क्या है और किस तरीके से इसको ग्रो किया जाना है, किस तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट देना है। तो इन सब चीज़ की नॉलेज जो होती है वो पब्लिक को काफ़ी कम होती है। अब इसलिए इसलिए बाकी लोग जो आउट ऑफ द नर्सरी हैं, वो लोग चाहते हैं कि नर्सरी में किए ग्रो किए हुए प्लांट ही वो अपने घर ले जाएं और वहाँ पे लगा सके इजली। तो एक तो वहाँ से नर्सरी से सीडलिंग जा सकती है सीधे लोगों तक का, जो भी लोग लेना चाहें प्लांट्स। और दूसरी बात, उनको रेजिंग करने में, उस सीडलिंग को रेज करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम भी उनका सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टू रेज टॉल एंड स्टडी सीडलिंग टू ओवरकम द वीड कॉम्पिटिशन एट द प्लांटिंग साइट। सबसे पहले वीड क्या होता है? वीड एक होती हैं अनवांटेड प्लांट्स। सपोज दैट आपका एक कोई एरिया है, फील्ड है, वहाँ पे आपने कोई भी क्रॉप बोई है। सपोज दैट आपने धान की क्रॉप बोई है आपने, ठीक है, तो आपने बीज सीड्स फेंक दें यहाँ पे। अब सीड्स के साथ साथ जब ग्रो होगा तो ना आसपास के मतलब पूरी सॉइल में आप न्यूट्रिएंट डालोगे, पानी हो गया और जो भी न्यूट्रिएंट्स खाद वगैरह डालोगे, तो क्या होगा कि आसपास उसके अलावा जो और बाकी चीज़ें भी, जो मेन क्रॉप है आपकी, जैसे धान तो है, धान भी उगेगी उगेगी, और साथ साथ में क्या होगा कि अदर प्लांट्स, यानी कि जो आपने नहीं बोए हैं, जो आप नहीं चाहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, वो भी उगना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि अब जैसे देखिए, धान का प्लांट है, धान के प्लांट को जितना भी आपका न्यूट्रिएंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट क्या कर लेगा, ये वाला जो अनवांटेड प्लांट है, जिनको आपने बोया ही नहीं है, वो प्लांट लेते रहेगा और अपना न्यूट्रिएंट अपटेक करते करते वो ग्रो हो जाएगा और इससे कम्पीट करेगा। और एक टाइम पे ये जो धान का जो आपका मेन क्रॉप है, ये क्रॉप वहाँ से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये अनवांटेड प्लांट है ना, जो कि कंपटीशन को बढ़ाते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं वीड्स। ठीक है, वीड। तो जो नर्सरी में होती है प्लांटिंग साइट, तो वहाँ पे प्लांटिंग जो आपके सीडलिंग्स होते हैं वो टॉल एंड स्टडी टाइप के होते हैं, ताकि वीड से, कंपटीशन से ओवरकम हो सके। ठीक है, और टू सूट टू डिफिकल्ट साइट कंडीशन सच एज रोड साइड प्लांटिंग एंड टू सप्लीमेंट स्लो ग्रोथ बाय इंटेंसिव केयर इन नर्सरी फॉर रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्लांटेशंस। देखिए, जो डिफिकल्ट साइट में
कंडीशन डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है, जैसे सच रोड्स साइड हो गया, पोल्यूशंस काफ़ी होता है और जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम मिल पाता है, तो वहाँ पे भी इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और वहाँ सिचुएशन में भी ये अच्छे से ओवरकम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग एक्जॉटिक स्पीसीज ट्रॉपिकल पाइन्स पॉपुलर यूकलिप्टस सो दैट देयर इनिशियल ग्रोथ कुड बी वॉच्ड इन द नर्सरी। देखिए एक्जॉटिक स्पीसीज का मतलब है यहाँ पे कि जो एक्सो मतलब कि जो बाहर से लाई गई स्पीसीज जो हैं, उन स्पीसीज को भी नर्सरी में ग्रो कराना चाहिए जब तक कि वो एक कहीं पे प्लांटिंग के लायक नहीं हो जाती। उनकी ग्रोथ को इनिशियल जो स्टार्टिंग की ग्रोथ है उसको नर्सरी में ही रह के टेक केयर करना चाहिए, ताकि आप उसके बाद उस टीक या पाइनस हो गया या यूकलिप्टस हो गया, किसी को भी बाहर यानी कि आउटसाइड ऑफ द नर्सरी लगा सकते हैं, फिर ताकि कोई दिक्कत ना आए प्लांट्स में। ठीक है, और कोई भी ऐसी अगर चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ें आपकी नर्सरी में ही क्लियर हो जाती हैं, या चाहे उसका इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ हो या फिर न्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम हो। ठीक है, नेक्स्ट है, species which cannot be raised successfully by direct sowing, for them nursery raised seedling perform better। देखिए ऐसी कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि थ्रो द सीड्स के नहीं उग पाती हैं, सॉरी थ्रो द सोइंग, यानी कि आप जैसे कि आपने हल चला दिया और उसके बाद आपने बीज ऐसे बो दिए, तो ऐसे नहीं हो पाती। उसके लिए क्या होता है कि प्रॉपर नर्सरी में आपको उसको सीडलिंग्स को ग्रो करना पड़ता है, रेज्ड करना पड़ता है, और उसके बाद ही जब उस नर्सरी से वो प्लांटिंग रेज्ड हो जाती है, देन उसको अपने फील्ड में हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी सक्सेसफुली एक हिसाब से रेज्ड करना ही नर्सरी का काम है। नेक्स्ट है, टू रेज नर्सरी सीडलिंग फॉर पुअर एंड बैरन साइट विच इज़ द श्योरेस्ट मेथड फॉर आर्टिफिशियल रीजनरेशंस। देखिए नर्सरी की सीडलिंग्स में वहाँ पे क्या होता है, जो पुअर और बैरन साइड मीन्स की बंजर ज़मीन होता है या फिर जहाँ की फर्टिलिटी काफ़ी कम होती है, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू मीन्स की आर्टिफिशियल रीजनरेशन में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे से ब्रीफली उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा सकते हो, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, आई थिंक सिल्वीकल्चर के अंदर वो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वही चीज़ है, नर्सरी सीडलिंग मतलब ऐसी जगह में भी हम लगा सकते हैं नर्सरी से सीडलिंग लेके जहाँ पे फर्टिलिटी काफ़ी कम है, सॉइल की उर्वरक क्षमता जो है वो काफ़ी कम है, और या फिर बंजर ज़मीन यानी कि कुछ टाइम पहले ही उसको खोद के सही किया गया, तो उसकी फर्टिलिटी ऑब्वियसली कम होगी, न्यूट्रिएंट्स वापस कम होंगे, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू जो नर्सरी की सीडलिंग है उसको लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, टू सप्लीमेंट नेचुरल रीजनरेशन एंड डायरेक्ट सोइंग मेथड्स ओनली हेल्दी सीडलिंग्स कैन एश्योर यूनिफॉर्म स्टॉकिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ कैजुअलिटीज इज ऑलवेज डन बाय प्लांटिंग नर्सरी रेज्ड प्लांट्स। देखिए नेचुरल रीजनरेशन और डायरेक्ट सोइंग के मेथड में क्या होगा, यानी कि एक ऐसा वही प्लांट, जैसे आपने एक पूरे फील्ड में बीज तो बो दिया, अब आपका लास्ट तक का कौन रहेगा और क्रॉप आपको कौन देगा, तो वही देगा जो कंपटीशन से उबर पाएगा। अब कुछ तो प्लांट्स जो हैं आपके, जो क्रॉप के प्लांट्स हैं, वो कुछ प्लांट्स क्या हो जाएंगे ड्यू टू कंपटीशन या फिर वेदर हो गया, सन हो गया, सनलाइट नहीं मिलने के कारण या न्यूट्रिएंट नहीं मिलने के कारण, तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि रिड्यूस हो जाएंगे या मर जाएंगे वहीं पे, और उसके बदले में क्या वीड्स वगैरह उग सकती हैं, वो जो न्यूट्रिएंट आपके प्लांट्स को चाहिए था वो वीड्स को मिलके तो उसने उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सप्लीमेंट नेचुरल रीजनरेशन और डायरेक्ट सोइंग का होता है। बट एक अगर नर्सरी का कोई प्लांट है तो नर्सरी का प्लांट क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्टॉकिंग, यानी कि एक यूनिफॉर्म तरीके से आपको उसको स्टॉक कर दिया, जैसे कि सपोज दैट आपने अलग अलग लगा दी, प्लांट हैं तो एक यहाँ लगा दिया, एक ऐसे 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 आपने उसकी फिर नर्सरी से सीडलिंग लेके प्लांटिंग कर दी, तो इससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म, एक आपने देखा होगा ना उत्तराखंड साइड को क्या होता है कि जो धान की जब बुआई की जाती है तो एक तो होता है डायरेक्ट सोइंग का, ठीक है, यानी कि खेत जोतते हैं, देन उसके बाद फिर बीज फेंकते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, बारिश वारिश आती है तो उससे फिर क्या हो जाता है, वो धान की क्रॉप ग्रो करने लगती है। बट एक जगह क्या होता है, दूसरी जगह क्या होता है, कुछ साइड्स में
पहले क्या कर लेते हैं, एक छोटे से एरिया में या फील्ड के खेत के थोड़ा सा पार्ट में क्या कर लेते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिएंट डाल के गोबर खाद जो भी डालनी है वो डाल के वहाँ पे जो धान के बीज हैं वो डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, वहाँ पे सारा कुछ पानी वानी प्रॉपर मिलता है, सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद फिर वहाँ से जो सेलेक्टिव, ठीक ठाक से सेलेक्टिव प्लांट्स है उनको लेके फिर खेत में जाया जाता है और वहाँ पे फिर उनको रोप दिया जाता है अलग अलग जगह पे। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, एक चीज़ तो जो होती है वीड वाली चीज़ है ना, ये वीड नहीं होती, वहाँ पे वीड नहीं उग पाती है। ठीक है, और प्लांट्स को एक पर्सनल स्पेस मिला रहता है। लाइक देखो, इस प्लांट और इस प्लांट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है ताकि इसको अपना न्यूट्रिएंट पूरा मिल सके और दूसरे प्लांट को भी अपना न्यूट्रिएंट पूरा मिल सके। तो वही चीज़ इसमें नर्सरी का रोल है। नेक्स्ट है species which do not seed each year or seeds which are difficult to store or which viability erodes quickly। यानी कि ऐसी स्पीसीज जो हर साल सीड नहीं दे सकती हैं या फिर जिनको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल रहता है। नर्सरी ग्रोन सीडलिंग कैन इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक इन पुअर सीड ईयर। और नर्सरी क्या कर सकती है, कुछ जैसे कुछ कुछ के सीड्स नहीं मिल पाते हैं ना, तो अब सीड नहीं होंगे तो फिर अगली बार की बुआई नहीं हो पाएगी। अगर आपकी इस बार की गेहूँ की फसल अच्छी नहीं हुई, आप उसमें से सेलेक्टिव बीज नहीं निकाल पाए, तो आप अगली बार कहाँ से गेहूँ बोओगे? बोओगे नहीं बोओगे। तो वो चीज़ आपको कहाँ से मिल सकती है? नर्सरी से मिल सकती है। ठीक है, नर्सरी में ऑलरेडी प्लांटेड की जाती हैं वो चीज़ें और उसके बाद आप वहाँ से सीधे-सीधे डायरेक्ट सीडलिंग ले जाके अपने खेत में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका गैप ईयर नहीं होगा और आपकी फसल भी रेगुलर चलती रहेगी। आई समझ में बात? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर एंड लाइक तो फिर आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।